13 जुलाई 2025 राजस्थान की झुलसाती गर्मी के बीच यह वही तारीख थी जब एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश के संत समाज और आस्था से जुड़े करोड़ों लोगों की सोच को झकझोर कर रख दिया। यह सिर्फ किसी व्यक्ति के अंत की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे बंद कमरे की कहानी है जहां रहस्य सांस ले रहा था। यह कहानी है गुप्त निगरानी की, एक रहस्यमय मेडिकल बैग की और उस इंस्टाग्राम पोस्ट की जिसने मौत और सच्चाई के बीच की लकीर को धुंधला कर दिया। जरा सोचिए, क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान जो इस दुनिया को छोड़ चुका हो, डॉक्टर उसे मृत घोषित कर चुका हो, लेकिन उसके नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आए और वो भी ठीक 3 घंटे बाद। सुनने में यह किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन यह किसी फिल्म का सीन नहीं है। यह राजस्थान की उसी मशहूर कथावाचक की सच्ची कहानी है जिन्हें दुनिया साध्वी प्रेम बायसा के नाम से जानती थी। अक्सर कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन इस मामले में दीवारों के पास कान नहीं बल्कि आंखें थी। ऐसी आंखें जो 24 घंटे उस निजी कक्ष पर नजर रखे हुए थी जहां साध्वी विश्राम किया करती थी। वही निगरानी कैमरा जिसने एक ऐसा पल रिकॉर्ड कर लिया जिसने साध्वी की जिंदगी में मानसिक उथल पुथल मचा दी और आगे चलकर इस केस को एक रहस्य में बदल दिया गया। मामला इतना उलझा हुआ है कि खुद पुलिस भी हर एंगल से इसे समझने की कोशिश कर रही है। क्या यह किसी भावनात्मक क्षण में उठाया गया फैसला था या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित योजना थी जिसमें भरोसे का फायदा उठाया गया? सवाल कई हैं, जवाब अभी भी अधूरे हैं। आज की इस कहानी में हम एक एक परत हटाते हुए उस सच तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो भगवा वस्त्रों के पीछे छिपी निजी जिंदगी में दबा हुआ था। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक वीडियो ने एक हंसती खेलती जिंदगी को अचानक एक गंभीर मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। और सबसे अहम सवाल, वो शख्स आखिर कौन था जो एक मेडिकल बैग लेकर कमरे में दाखिल हुआ, एक प्रक्रिया पूरी की और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया? और क्यों एक ऐसी आवाज जो अब खामोश हो चुकी थी इंस्टाग्राम पर सामने आकर अपनी सफाई पेश कर रही थी? धैर्य रखिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में आप जिस सच्चाई से रूबरू होने वाले हैं वह इस पूरे केस की गहराई और उसकी भयावहता को पूरी तरह आपके सामने रख देगी। दोस्तों, राजस्थान की वही पावन धरती जहां भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम सदियों से देखने को मिलता रहा है, उसी मिट्टी से जन्मी थी एक नन्ही सी आत्मा, एक ऐसी बच्ची जिसने महज 10 साल की उम्र में वो सपना देख लिया था जिसे अक्सर बड़े बड़े ज्ञानी और तपस्वी भी पूरी जिंदगी खोजते रह जाते। यही थी प्रेम बायसा, एक नाम जो धीरे धीरे मारवाड़ के हर घर में श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाने लगा। बहुत कम उम्र में उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग चुन लिया था। उनकी वाणी में एक अलग सी प्रभाव था, एक ऐसा आकर्षण जो सीधे मन और आत्मा को छू जाता था। जब वह कथा सुनाती थी तो हजारों की भीड़ एकदम शांत होकर उनकी हर बात को ध्यान से सुनती थी, उनकी बातों में खो जाती थी। लोगों को उनमें सिर्फ एक कथावाचक नहीं बल्कि श्रद्धा का जीवंत स्वरूप दिखाई देता था। उनकी एक झलक पाने के लिए भक्त घंटों तक लाइन में इंतजार करते थे। समय के साथ उनकी लोकप्रियता आश्रम की सीमाओं से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच गई। लाखों फॉलोअर्स, रील दर रील बढ़ती पहचान और हर मंच पर गूंजता उनका नाम। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो कई बार हालात चुपचाप उसके खिलाफ मोड़ लेने लगते हैं, या फिर अतीत के कुछ दबे हुए पन्ने अचानक ऐसे खुलते हैं कि वर्तमान की नींव हिलने लगती है। साध्वी प्रेम बायसा का जीवन बाहर से जितना शांत, संयमित और आध्यात्मिक दिखाई देता था, भीतर ही भीतर उतना ही गहरा मानसिक संघर्ष आकार ले रहा था।
एक ऐसा द्वंद्व जिसकी शुरुआत मानी जाती है साल 2021 से, लेकिन जिसका परिणाम सामने आया साल 2025 में। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि विश्वास, मर्यादा और परिस्थितियों के टकराव की एक ऐसी दास्तान है जो यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि निजी जीवन और सार्वजनिक छवि के बीच की सीमा आखिर कहां खींची जानी चाहिए। उस वक्त साध्वी के आश्रम में सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। भक्त आते थे, आशीर्वाद लेते थे और श्रद्धा प्रकट करके वापस लौट जाते थे। लेकिन आश्रम की उन्हीं दीवारों के भीतर, उस निजी कक्ष में जहां साध्वी निवास करती थी, कुछ ऐसा घटित हुआ जो आगे चलकर आश्रम की मर्यादा और परंपराओं पर सवाल खड़ा करने वाला था। साध्वी प्रेम बायशा के जीवन में एक व्यक्ति की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। उनका नाम था वीरमनाथ। वीरमनाथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह साध्वी के गुरु थे और सनातन परंपरा में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु गोविंद दोऊ खरे की उसी परंपरा में पली बढ़ी साध्वी वीरमनाथ को पिता तुल्य मानती थी। उन्हें अपना मार्गदर्शक और अपना संरक्षक समझती थी। कथा वाचन की बारीकियां हो या समाज में मर्यादित व्यवहार, वीरमनाथ ने ही साध्वी को हर स्तर पर मार्ग दिखाया था। भक्तों की नजरों में यह रिश्ता पूरी तरह पवित्र था, एक पिता और पुत्री जैसा, एक गुरु और शिष्य जैसा, सम्मान और विश्वास से भरा हुआ। लेकिन सवाल तब खड़े हुए जब कैमरे में कैद कुछ दृश्य सामने आ गए। क्या वो तस्वीरें उस रिश्ते की कोई और ही भावनात्मक कहानी बयां कर रही थी, या फिर बंद कमरे की वह स्थिति कुछ ऐसा संकेत दे रही थी जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं था। अब वक्त है तारीखों के पन्ने पलटने का, उस दिन तक पहुंचने का जिसने इस पूरी घटनाक्रम की नींव रखी और जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। यह तारीख थी 8 जनवरी 2021 की। स्थान साध्वी का वही निजी विश्राम कक्ष जहां आम तौर पर बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित था। सर्दियों का समय था, कमरे में हल्की ठंडक थी और वातावरण अपेक्षाकृत शांत। साध्वी उस समय अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। संभव है कि उनकी तबीयत ठीक ना हो या फिर वह विश्राम कर रही हो। उसी कमरे में एक और महिला मौजूद थी जो उनकी सहायिका प्रतीत होती थी। वह कभी कमरे की व्यवस्था ठीक कर रही थी, कभी सामान समेट रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। इसी बीच कमरे का दरवाजा खुलता है और वहां प्रवेश करते हैं वीरमनाथ। भगवा वस्त्र, सिर पर साफा और चेहरे पर एक ऐसा भाव जिसे उस पल शब्दों में समझ पाना आसान नहीं था। अब वहां एक बेहद अहम बात सामने आती है। उस निजी कक्ष में एक निगरानी कैमरा लगा हुआ था। सवाल यह है कि वह कैमरा वहां क्यों लगाया गया था। क्या यह सुरक्षा के उद्देश्य से लगाया गया था या फिर किसी खास कारण से उस कमरे की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा रहा था। क्या यह व्यवस्था पहले से तय थी या फिर बाद में की गई थी। यही वो सवाल है जो आज भी पुलिस की जांच में केंद्र बिंदु बना हुआ है। जो भी कारण रहा हो, उस समय कैमरा चालू था और हर सेकेंड रिकॉर्ड हो रहा था। वीरमनाथ धीरे धीरे साध्वी के पास आते। साध्वी अभी भी बिस्तर पर थी। वीरमनाथ उनके करीब झुकते हैं और यहीं से वह दृश्य शुरू होता है जिसने बाद में पूरे सोशल मीडिया और संत समाज में बहस को जन्म दे दिया। कैमरे में दिखाई देता है कि वीरमनाथ साध्वी के बेहद पास है। उनके हाव भाव में एक ऐसी आत्मीयता झलकती है जो पारंपरिक गुरु शिष्य संबंधों की सामान्य दूरी से अलग प्रतीत होती है। कुछ ही पलों बाद साध्वी उठकर बैठ जाती है। उसके बाद जो दृश्य कैमरे में कैद होता है वह कई लोगों के लिए समझ से परे बन गया। साध्वी अत्यधिक भावुक अवस्था में वीरमनाथ का सहारा लेती हुई नजर आती है। यह क्षण बेहद निजी और संवेदनशील था। वीरमनाथ भी उन्हें सांत्वना देते हुए दिखाई देते हैं।
कैमरे की हर फ्रेम, हर सेकेंड उस भावनात्मक स्थिति को बिना रुके रिकॉर्ड करता रहा। उस पूरे समय कमरे में मौजूद तीसरी महिला साध्वी की सहायिका सब कुछ देख रही थी, लेकिन कैमरे में उसकी ओर से कोई खास प्रतिक्रिया दिखाई नहीं देती। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह दृश्य उसके लिए या तो असामान्य नहीं था या फिर वह स्वयं इस परिस्थिति को समझने की स्थिति में नहीं थी। यह वीडियो साल 2021 में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन उस वक्त यह दुनिया के सामने नहीं आया। यह एक गुप्त रहस्य की तरह कहीं दबा रह गया, किसी हार्ड ड्राइव में, किसी मोबाइल फोन में। बिना किसी को भनक लगे समय आगे बढ़ता गया। 2022 आया, फिर 2023 बीत गया, 2024 भी गुजर गया। इन सालों के दौरान साध्वी की प्रसिद्धि और बढ़ती चली गई। वह अलग अलग मंचों पर जाती रही, कथाएं सुनाती रही और श्रद्धालुओं का विश्वास और गहराता चला गया। लेकिन उन्हें शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि उनके अतीत का एक वीडियो जो खामोशी से कहीं छुपा हुआ था, एक दिन उनकी मानसिक शांति का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आएगा। और फिर आया साल 2025, 13 जुलाई 2025। यहीं से इस कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक एक दिन सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से सामने आने लगा। वीडियो के साथ जो कैप्शंस लिखा गया था वह साफ इशारा कर रहा था साध्वी प्रेम बायसा से जुड़ा वायरल वीडियो। देखते ही देखते यह क्लिप आग की तरफ फैलने लगी। व्हाट्सएप के निजी ग्रुप्स हो या फिर बड़े बड़े फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम की रील्स हो या फिर स्टोरीज, हर जगह इसी वीडियो की चर्चा होने लगी। लोगों के बीच हैरानी का माहौल था। जिस साध्वी को लोग मंचों पर संयम, मर्यादा और आत्मसंयम की मिसाल मानते थे, वही साध्वी अब एक पुरुष के साथ एकांत में बेहद भावुक स्थिति में दिखाई दे रही थी। समाज में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कोई इसे गुरु शिष्य के बीच का वात्सल्य बता रहा था, तो कोई इसे मर्यादा की सीमाओं से बाहर का दृश्य मान रहा था। आस्था से जुड़े सवाल उठने लगे। कई लोगों की भावनाएं आहत हुई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे गहरा असर पड़ा खुद साध्वी प्रेम बायसा पर। जैसे ही वीडियो ने व्यापक रूप लिया, साध्वी को सामने आकर अपनी बात रखनी पड़ी। मीडिया का जमावड़ा लग गया। कैमरे, माइक्रोफोन और तीखे सवाल, हर ओर से दबाव का माहौल था। सवाल सीधे उनके चरित्र और आचरण पर उठाए जा रहे थे। साध्वी सामने आई, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में एक अडिग दृढ़ता साफ झलक रही थी। उन्होंने पूरे मामले पर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि जिस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है वह संदर्भ से पूरी तरह अलग करके पेश किया गया है। उन्होंने साफ कहा कि वीरमनाथ उनके पिता तुल्य गुरु है। उस समय वह गहरे अवसाद और मानसिक तनाव से गुजर रही थी। वह भीतर से टूट चुकी थी, रो रही थी, और उस हालत में उनके गुरु ने एक पिता की तरह उन्हें संभालने की कोशिश की थी। साध्वी ने कहा कि जैसे कोई पिता अपनी बेटी को कठिन समय में सहारा देता है, ठीक उसी तरह उन्होंने भी मुझे थामा था। उस पल में कोई अनुचित भावना नहीं थी, न कोई गलत उद्देश्य था। वहां सिर्फ वात्सल्य था, सुरक्षा का भाव था और भावनात्मक सहारा था। उन्होंने आगे यह भी आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्व, कुछ ऐसे लोग जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता से असहज थे, जिन्होंने उनकी प्रगति को स्वीकार नहीं किया, वही लोग इस वीडियो को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उनके अनुसार यह सब उनकी छवि को धूमिल करने और सनातन संस्कृति को कमजोर दिखाने की एक सोची समझी कोशिश थी। साध्वी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह टूटेंगी नहीं, वह कमजोर नहीं पड़ेगी, वह अपनी सच्चाई के साथ खड़ी रहेगी और यह साबित करेगी कि उनके मन में कोई छल, कोई दुर्भावना नहीं थी। उनकी बातों में दर्द था, पीड़ा थी, और बार बार वह यही कहती रही कि यह सब एक साजिश है, एक सुनियोजित षड्यंत्र है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सवाल लगातार गूंज रहा था,
आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने इस वीडियो को 3 साल तक अपने पास संभाल कर रखा और फिर अचानक एक तय समय पर इसे दुनिया के सामने क्यों लाया गया? यही से इस मामले की दूसरी परत खुलनी शुरू हो जाती है, यानी उन लोगों की भूमिका जिन्होंने कथित तौर पर साध्वी की जिंदगी को सबसे ज्यादा मुश्किल बना दिया। जब जांच आगे बढ़ी और नाम सामने आने लगे तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली हो गई। यह कोई बाहरी लोग नहीं थे, कोई अजनबी चेहरे नहीं थे, बल्कि यह वही लोग थे जो रोज साध्वी के आसपास रहते थे, जिन पर भरोसा किया जाता था। और यहीं से इस कहानी ने एक और गंभीर मोड़ ले लिया। जो लोग साध्वी के सबसे नजदीक थे, जिन पर वह भरोसा करती थी, वही लोग धीरे धीरे इस कहानी के सबसे अहम किरदार बनते चले गए। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कुछ नाम सामने आए, जैसे जोगाराम, उसकी पत्नी कृष्णा और उनका ड्राइवर रमेश। ये वही लोग थे जिनका आश्रम में नियमित आना जाना था, जो साध्वी के आसपास मौजूद रहा करते थे और जिन पर किसी को शक तक नहीं था। जांच में जो कहानी सामने आई वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। बताया गया कि साल 2021 में रिकॉर्ड हुआ यह वीडियो उसी समय इन लोगों के संज्ञान में आ गया था। अब जरा सोचिए, करीब 3 साल तक, पूरे 3 साल तक कथित तौर पर इस वीडियो को लेकर साध्वी पर मानसिक दबाव बनाया जाता रहा। आरोप यह है कि उन्हें बार बार चेताया जाता था, हमारी बात मानो वरना यह वीडियो सार्वजनिक कर दिया जाएगा और तुम्हारी छवि को गहरा नुकसान पहुंचेगा। इस डर और दबाव के बीच साध्वी अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। वह किसी से खुलकर अपनी पीड़ा साझा नहीं कर पा रही थी। समाज का भय, सम्मान खोने का डर और लोकलाज की चिंता उन्हें लगातार कचोट रही थी। यह दबाव धीरे धीरे सिर्फ मानसिक नहीं रहा, बल्कि आर्थिक मांगों तक पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक वीडियो को डिलीट करने और उसे सार्वजनिक न करने के बदले लाखों रुपए की मांग की गई। यह साफ नहीं है कि साध्वी ने हालात संभालने की कोशिश की या उन्होंने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन इतना जरूर सामने आया कि जैसे जैसे समय बीतता गया यह दबाव असहनीय होता चला गया। साध्वी मानसिक रूप से बेहद व्यथित रहने लगी थी। जब कथित तौर पर उन लोगों को लगा कि अब साध्वी से और बात नहीं बनेगी या उनकी शर्तें पूरी नहीं होंगी, तब वही वीडियो सार्वजनिक कर दिया गया। वीडियो के वायरल होते साध्वी की स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। उनका स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया। वह लोगों से मिलना जुलना लगभग बंद कर चुकी थी। ज्यादातर समय अपने कमरे में एकांत में बिताने लगी थी। समाज की प्रतिक्रिया उन्हें भीतर तक तोड़ रही थी। जो लोग कभी श्रद्धा से सिर झुकाते थे, वही अब सवाल उठा रहे थे। सोशल मीडिया पर कठोर टिप्पणियां की बाढ़ सी आ गई थी। कोई आलोचना कर रहा था, कोई निराशा जता रहा था, तो कोई सीधे आरोप लगा रहा था। यह मानसिक आघात धीरे धीरे सहन शक्ति की सीमाओं को पार करने लगा और फिर वह दुखद क्षण आया जब साध्वी की रहस्यमय मृत्यु की खबर सामने आई। यह तारीख और समय दोनों बेहद अहम हो जाते हैं। वीडियो वायरल होने के कुछ ही समय बाद साध्वी की तबीयत अचानक गंभीर रूप से बिगड़ने लगी। लेकिन इसी बिंदु पर कई बड़े सवाल खड़े होते। जब उनकी हालत बिगड़ी तो तुरंत एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई गई? किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को तत्काल क्यों नहीं बुलाया गया? उसके बजाय एक ऐसे व्यक्ति को फोन किया गया जिनके बारे में कहा जाता है कि उसने पहले किसी अस्पताल में सहायक या नर्सिंग से जुड़ा काम किया करते थे। यह कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, साध्वी उसे जानती थी। वह व्यक्ति वहां पहुंचता है, उसके हाथ में एक बैग होता है और वह बिना किसी देरी के सीधे साध्वी के निजी कक्ष की ओर बढ़ जाता है। और यहीं से यह कहानी एक और रहस्यमय मोड़ पर आ जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि यह पोस्ट आखिर डाली किसने? क्या साध्वी ने इसे पहले से शेड्यूल कर रखा था? क्या उन्हें पहले ही अंदेशा हो गया था कि वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगी? अगर उन्होंने स्वयं कोई निर्णय लिया था
तो फिर उस समय अस्पताल से जाने की इतनी हड़बड़ी क्यों मची थी? और अगर यह किसी साजिश का हिस्सा था तो फिर किसी और ने यह पोस्ट क्यों की? क्या यह पोस्ट जानबूझकर इसलिए डाली गई ताकि पूरे मामले को एक खास दिशा दी जा सके और असली कारण पर पर्दा डाला जा सके? पुलिस के लिए यह एक जटिल पहेली बन चुकी थी। मामले में साइबर सेल को शामिल किया गया था और डिजिटल लोकेशन को ट्रैक किया जाने लगा था जहां से यह पोस्ट अपलोड की गई थी। जांच का केंद्र यह था कि क्या किसी और के पास साध्वी के सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस था या फिर यह सब उनकी योजना का हिस्सा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, नए नए तथ्य सामने आने लगे। पुलिस ने उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी जिसने आश्रम में यह मेडिकल प्रक्रिया की थी। घटना के बाद से वह व्यक्ति गायब था, उसका फोन बंद था, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। आखिर वो कौन था? क्या उसे किसी ने जानबूझकर भेजा था? क्या उसे किसी तरह का लालच दिया गया था या फिर वह सिर्फ एक माध्यम था जिसे खुद नहीं पता था कि जो दवा वह दे रहा है वह जानलेवा साबित हो सकती है? उस दवा की शीशी का मिलना जांच के लिए बेहद जरूरी था। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि वही यह स्पष्ट कर सकते थे कि साध्वी के शरीर में किस रसायन का असर पाया गया। क्या वह कोई प्रतिबंधित दवा थी? क्या मात्रा अधिक थी या फिर कोई अन्य तत्व शामिल था? इन सभी सवालों के जवाब अभी अधूरे थे। पुलिस ने उस कमरे के सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग उपकरणों को भी कब्जे में ले लिया। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि उस समय वहां और कौन कौन मौजूद था और क्या साध्वी की पूरी सहमति थी या हालात कुछ और थे। इसी बीच ब्लैकमेलिंग के आरोपी जोगाराम और उसके साथियों की तलाश भी तेज कर दी गई। पुलिस का मानना था कि इस मौत का संबंध कहीं न कहीं पुराने विवाद से जुड़ा हो सकता है। संभावना यह भी जताई गई कि कानूनी कार्रवाई की बात सामने आने के बाद डर या दबाव में कोई योजना बनाई गई हो। एक नजरिया यह भी था कि क्या यह सब आश्रम के प्रबंधन और संपत्ति से जुड़ा मामला था। साध्वी की प्रसिद्धि काफी थी, आर्थिक सहयोग भी आता था। क्या कोई आश्रम के प्रभाव पर कब्जा करना चाहता था? यह सवाल भी उठे कि क्या वीरमनाथ को निशाना बनाने के लिए साध्वी को बीच में लाया गया, क्योंकि उस वीडियो के बाद उनकी सामाजिक छवि पर भी गहरा असर पड़ा था। अब साध्वी का परिवार खुलकर सामने आया। उनका दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। परिवार बार बार कह रहा है कि उनकी बेटी ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती थी, उनके साथ अन्याय हुआ है। वे पूछ रहे हैं कि अगर वीडियो पुराना था तो प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। जब साध्वी ने परेशान किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी तो आरोपियों पर सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं की गई। परिवार का मानना है कि अगर समय रहते चेतावनी और सुरक्षा मिल जाती तो शायद आज साध्वी जीवित होती। अब सिस्टम की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साध्वी ने अपने संदेशों और बयानों में कई बार मदद की गुहार लगाई थी, फिर भी लापरवाही क्यों बरती गई? एक चर्चित और प्रभावशाली व्यक्तित्व होने के बावजूद इतनी गंभीरता से इस मामले को क्यों नहीं लिया गया? यह सवाल अब पूरे समाज के सामने है। और अब बात आती है उस परीक्षा की जिसका उल्लेख साध्वी ने बार बार किया। इतिहास गवाह है कि पवित्रता साबित करने के लिए समाज ने हमेशा कठोर मानक तय किए, लेकिन आज के समय में किसी व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अपनी जान गंवानी पड़े, यह अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। साध्वी प्रेम बायसा का यह अंत, चाहे उनका स्वयं का लिया गया निर्णय हो या किसी और की रची गई साजिश, समाज के लिए एक खतरनाक संकेत छोड़ जाता है। यह घटना दिखाती है कि किस तरह सोशल मीडिया पर आया एक वीडियो, एक पोस्ट किसी इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। कैसे हम बिना पूरी सच्चाई जाने, बिना हर पहलू को समझे किसी के चरित्र पर राय बना लेते हैं। वह भीड़ जो कल तक उन्हें श्रद्धा से साध्वी मां कहकर पुकार रही थी, उसी भीड़ ने एक वीडियो सामने आते ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या हमारा धैर्य इतना कमजोर हो चुका है?
क्या हमारी सोच इतनी सतही हो गई है कि कुछ सेकंड का वीडियो किसी के वर्षों के जीवन और त्याग पर भारी पड़ जाए? विरमनाथ और साध्वी के रिश्ते की सच्चाई क्या थी, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। संभव है कि विरमनाथ सच कह रहे हो कि यह रिश्ता पिता और पुत्री के स्नेह जैसा था, लेकिन बंद कमरे की वो तस्वीरें जो सामने आई सामाजिक मान्यताओं और धारणाओं से मेल नहीं खा सकी। और शायद इसी असमंजस, इसी भ्रम ने एक भयावह त्रासदी को जन्म दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में कई स्तरों पर काम कर रही है। एक टीम उस लापता सहायक की तलाश में जुटी जो घटना के बाद से गायब है। दूसरी टीम उन लोगों की जांच कर रही है जिनके नाम पहले विवादों में सामने आए थे। तीसरी टीम साइबर फॉरेंसिक के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि साध्वी के इंस्टाग्राम अकाउंट से वह पोस्ट आखिर किसने और कहां से अपलोड की थी। इसके अलावा एक अलग टीम आश्रम से जुड़े हर व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। स्टाफ, ड्राइवर, सेवादार और कोई जांच के दायरे में है, क्योंकि अक्सर बड़े राज अपनों के बीच ही छुपे होते हैं। सबसे अहम सवाल यही है कि सीसीटीवी का एक्सेस किसके पास था, फुटेज किसने निकाली, क्या यह सुराग आश्रम के भीतर से ही निकलकर सामने आएगा। इस पूरे मामले के इर्द गिर्द एक अजीब सा सन्नाटा और रहस्य पसरा हुआ है। जोधपुर और आसपास के इलाकों में लोग धीमी आवाज में इस घटना की चर्चा कर रहे हैं। कुछ इसे कर्मों का फल बता रहे हैं तो कुछ इसे एक सोची समझी साजिश मान रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, यह तो तभी सामने आएगी जब वे लापता कड़ियां पुलिस के हाथ लगेगी। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट पूरी होगी तब तक यह मामला एक अनसुलझी पहेली बना रहेगा। एक ऐसा डिकोडिंग क्राइम एपिसोड जिसका पूरा सच अभी उजागर होना बाकी है। दोस्तों, यह घटना हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। डिजिटल युग में किसी की निजता, किसी की निजी जिंदगी अब शायद पूरी तरह सुरक्षित नहीं रही है। एक क्लिक, एक शेयर और किसी की पूरी जिंदगी का संतुलन बिगड़ सकता है। साध्वी प्रेम बायसा की स्थिति क्या थी, इसका अंतिम फैसला कानून करेगा। लेकिन जिस तरह से उनका अंत हुआ, जिस तरह से उन्हें लंबे समय तक मानसिक दबाव और भय में जीना पड़ा, यह किसी भी जागरूक समाज के लिए गहरी चिंता का विषय है। एक तरफ से वे लोग जिन्होंने कथित तौर पर एक निजी वीडियो का गलत इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ वह समाज है जिसने बिना पूरी सच्चाई जाने, बिना ठहरकर सोचे समझे अपनी धारणाएं बना ली। और इन दोनों के बीच फंस गई एक ऐसी दगी जो शायद अपनी ही परिस्थितियों में घिरती चली गई। यह मामला सिर्फ किसी दवा या इंजेक्शन तक सीमित नहीं था। यह मामला मानसिक तनाव का था, डर का था, लोकलाज का था, सम्मान खो देने की आशंका का था, जिसने धीरे धीरे साध्वी को भीतर से तोड़ दिया और अंततः हमेशा के लिए शांत कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या राजस्थान पुलिस इस जटिल गुत्थी को सुलझा पाएगी? क्या साध्वी प्रेम बायसा को न्याय दिला पाएगी? क्या वह चेहरा जो पर्दों के पीछे बैठकर यह पूरा खेल रच रहा था कभी सामने आ पाएगा, या फिर यह फाइल भी समय के साथ ठंडी पड़ जाएगी और एक रहस्य इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा? हम इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए, जैसे ही मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी, जैसे ही उस लापता व्यक्ति से जुड़ी कोई खबर, कोई जानकारी मिलेगी या उस इंस्टाग्राम पोस्ट के पीछे की सच्चाई उजागर होगी, हम सबसे पहले आप तक वह खबर जरूर पहुंचाएंगे। क्योंकि अपराध चाहे कितना भी छुपाया जाए, कानून की नजर में बच नहीं सकता, और सच चाहे जितना भी गहरा दफना दिया जाए, एक दिन बाहर जरूर आता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी साध्वी प्रेम बायसा की रहस्यमय मृत्यु की। एक ऐसी कहानी जिसमें आस्था भी है, संदेह भी है, साजिश की आशंका भी है और एक बेहद दुखद अंत भी। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि उन तथ्यों और सवालों को सामने लाना है जो अक्सर चर्चाओं और अफवाहों के शोर में दब जाते हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होगा। अगर आपको हमारी यह डिकोडिंग क्राइम की
पड़ताल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी समझ सके कि समाज में क्या हो रहा है और कैसे सतर्क रहना जरूरी है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्राइम रिकॉर्ड चैनल को अभी इसी समय सब्सक्राइब करें, क्योंकि जुर्म की दुनिया के हर राज, हर परत, हर सच हम आपके सामने इसी जिम्मेदारी के साथ लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और किसी भी वायरल खबर पर बिना पुष्टि के भरोसा न करें, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता और जो सच होता है वो अक्सर दिखाई नहीं देता। सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अपराध की कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।